गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ामिनेशन के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन को शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं। यह आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पोर्शन से आपके इन दोनों एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है इस पूरे पोर्शन का। आपके पूरे सिलेबस का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का सिलेबस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस सब्जेक्ट का। इंट्रोडक्शन देखने के साथ साथ ही हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस अर्थात मूलभूत परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे और इसकी क्या ज़रूरत है हमारे इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, मतलब इसको सिलेबस का हिस्सा क्यों बनाया गया, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ले दे के आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक प्रकार से ओरिएंटेशन वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है इस सिलेबस के लिए, जो का नाम जिसको आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम देते हो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस का ये पोर्शन है आपके, इसको अगर हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के हिसाब से हम लोग देखें, मैं पीसीएस लिख रहा हूँ, ठीक है, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आयोग का नाम है, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और यूपीएससी के सीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो ये सिलेबस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो अगर बात करें कि यूपीएससी में प्री में कितने क्वेश्चन बनते हैं और यूपीपीसीएस में प्री में कितने क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से, तो यूपीएससी की बात करूं तो 8 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस सेक्शन से बनते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से यूपीएससी के प्री में 8 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन कम या 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, लिमिट आप मान सकते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट 8 से 12 क्वेश्चन की। और जहाँ तक बात की जाए यूपीपीसीएस के प्री में, तो इसमें दिन पे दिन इसकी मात्रा ठीक ठाक बढ़ी है और ले दे के अगर आप देखो तो 15 से 25 का रेंज मान सकते हैं हम लोग, और अगर मोटी मोटा पक्की हिसाब देखना चाहो तो 20-22 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं। तो 15 से 25 क्वेश्चन का रेंज रहता है यूपीपीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर समझ लेना और आवश्यक है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका सिलेबस का पोर्शन है, यह यूपीएससी में किस तरीके से पूछा जाता है और यूपीपीएससी में किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि विगत 2 वर्षों से यूपीपीएससी का जो ट्रेंड है धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और इनका झुकाव, जो प्रश्नों की क्षमता है या प्रश्नों का जो आप क्वालिटी समझ सकते हो, जो उसके गुण हैं प्रश्नों के, वो बदल रहे हैं। धीरे धीरे इनका झुकाव यूपीएससी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते चले जा रहे हैं। फिर भी यूपीपीसीएस की बात करूं अगर, तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब डायरेक्ट जनरल साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्ट जनरल साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सामान्य विज्ञान के साधारण सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ तो यूपीपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि एनीमोमीटर क्या है या इससे क्या मापा जाता है। ठीक है, फैथोमीटर के बारे में पूछ सकता है, फैथोमीटर के बारे में पूछ सकता है, आपसे मैनोमीटर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा भी गया है, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इवन आपसे यूपीपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, या विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ये प्रक्रम भी पूछे जाते हैं। जैसे जनरेटर है, विद्युत जनरेटर है, उसमें कौन सी ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित हो रही है, ऐसे प्रश्न आपके फैक्चुअल पूछे जाते हैं। या ऐसे पूछा जा सकता है कि कार्य एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, वर्क
ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि बताओ कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, ठीक है, या वाट किसका मात्रक है, या पूछेगा कि जो विद्युत ऊर्जा है उसकी यूनिट क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो कहने का मतलब ये देखे है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। करंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और साइंस तो आपका पूछा ही जाता है, साइंस तो पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग यूपीपीएससी के इतर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी मेनली एप्लीकेशन यूज, मतलब यूज एप्लीकेशन एक ही बात हो गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेली यूज, मतलब रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले डे टू डे लाइफ में यूज जो है उस पर क्वेश्चन बनाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कैसे डेवलपमेंट चल रहा है उसका इंडिया में और वर्ल्ड में, साथ ही साथ उनका डेली यूज, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका क्या इम्पैक्ट है, ये भी पूछा जाता है। ये मेनली पूछते हैं यूपीएससी, जबकि ये ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछते, ये कभी नहीं पूछ सकते, या पूछा जा सकता है लेकिन मतलब पूछने के चांसेस बड़े कम है कि बताओ कि बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक, 4 ऑप्शन दे दें, ये पूछने के इनके चांसेस बड़े कम है, बहुत नगण्य चांसेस है ये पूछने के। लेकिन फिर भी हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने समझा कि कितने क्वेश्चन प्री लेवल में इनसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये देखा कि क्वेश्चन का स्वभाव ज़्यादातर कैसा रहता है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। थोड़ी और गहनता से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, आगे और हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बात करें सिलेबस की, तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके सिलेबस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में इसलिए बांट रहा हूँ मैं जिससे कि आप लोग कोर्स का कवरेज बड़े अच्छे तरीके से कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को संग्रहित कर पाएँ, ठीक है। तो एक जगह इकट्ठा हम लोग सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेनली देखो, इसको आप समझ सकते हो साइंस एंड टेक को, साइंस प्लस टेक को किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहला तो बेसिक साइंस में अगर आप देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कहो या फिर थोड़ी बहुत लाइफ साइंस की भी बातें, लाइफ साइंस वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, लाइफ साइंस वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये जो बेसिक्स यहाँ से हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, तो क्लास 10th स्टैंडर्ड इसके बेसिक साइंस को या इसके जनरल साइंस को हमें समझना है। जनरल साइंस, ठीक है, जो बेसिक है, बेसिक जनरल साइंस, इसको हमें समझना है, इसको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें एक बेस आधार के रूप में जाननी चाहिए। इनसे प्रश्न भी बनते हैं, ज़्यादा इनसे प्रश्न बनते हैं आपके यूपीपीसीएस में, ठीक है। और आधार के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पोर्शन। बात करें इसके इतर साइंस के बाद थोड़ी टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग घुसे और इसमें बात करें टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में आईटी, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में।
टेक्नोलॉजी की फील्ड में। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल, या इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो साइंस एंड टेक के पोर्शन को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लिखवाऊंगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम एक तरीके से आप समझिए कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ पोर्शन पे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग चर्चा भी करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। अब हम लोग थोड़े से इसके सिलेबस को लिख लेते हैं, जो आपको मेंशन है सिलेबस उसको लिख लेते हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को मेमोराइज करना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस को आप सोचोगे सर बोल रहे हो कि सिलेबस को मेमोराइज करना, सिलेबस को मेमोराइज करने का मतलब पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, जिन चीज़ों पे आप एफर्ट डाल रहे हो, जिन पे आप अपना समय जाया कर रहे हो, समय दे रहे हो जिनको, वो फ्रूटफुल है कि नहीं, वो आपके एम की तरफ आपको ले जा रही है कि नहीं, इसके लिए आपको सिलेबस वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ याद होना चाहिए। तो सिलेबस को आप लोग लिख लीजिए। सिलेबस में जो पहला पोर्शन है साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड their applications and effects in everyday life, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें उसका विकास, उसके अनुप्रयोग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका प्रभाव, ये हमें सीखना है, पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस का एक पोर्शन है। सेकंड पॉइंट जो सिलेबस में मेंशन है वो है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये क्या कह रहा है? भारतीयों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट रहा, उस पर हम लोग को बात करनी है। बात साथ ही साथ करनी है इंडिजीनियस का मतलब होता है देशज, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो देश में बना हुआ हो, देशज। तो देशज टेक्नोलॉजी पे बात करनी है और जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उस पर चर्चा करनी है, उसको हमें पढ़ना समझना है। तीसरा पॉइंट जो है वो है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटिंग टू issues relating to intellectual property rights, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, इस पोर्शन के अंतर्गत भी हम लोग इस सिलेबस को कवर करेंगे। 3 ये मेन पॉइंट है जिसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट के जरिए लिख लिया होगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो लिख लेंगे आप सब। इसके हिंदी में भी इसको हमने समझाया आपको। हिंदी अनुवाद जहाँ पर भी आवश्यकता होगी मैं ज़रूर आपको समझाता रहूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपकी क्लास चलेंगी। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पर। बात करते हैं, ठीक है। आप लोग के अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए और उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर आपके डाउट क्लियर को भी लेकर बना दिया जाएगा। आप लोग के डाउट्स आते रहेंगे, साप्ताहिक जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं देखूंगा, कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा और फिर उसको एक वीडियो के जरिए सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस की डेफिनेशन आप लोग बहुत ही बेसिक तौर पे जानते हो। विज्ञान की डेफिनेशन आप सब जानते हो, ठीक है। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर्ड वे में जो आप नॉलेज गेन करते हो उसको आप साइंस कहते हो। बड़ी बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल पे चर्चा करूंगा, एग्जाम्पल पे बात करूंगा, उदाहरण के तौर पे बात करूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से बात करूंगा। प्रत्यक्ष रूप से बातें या सटीक परिभाषा की बातें ये जब कक्षा शुरू होगी तब बात की जाएगी, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन कक्षा है तो आपको बहुत बेसिक आधारभूत बातों पर चर्चा की जाएगी। तो विज्ञान क्या होता है आप लोग जानते हो। टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई विशेष आपका टारगेट हो, एम हो, लक्ष्य हो, उसको आपको हासिल करना है। तो उसको हासिल करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मानव संसाधन चाहिए और कुछ वस्तुएं चाहिए, उन सब का संयोजन जो है वही है टेक्नोलॉजी। किसी निश्चित टारगेट को हमें अचीव करना है तो उसके लिए जो हमें नॉलेज चाहिए, जो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो सेट ऑफ थिंग्स चाहिए, वस्तुओं का जो संयोजन चाहिए, उन सबको एक कंबाइंड वे में देखें तो वो टेक्नोलॉजी होती है। या फिर इसको बड़े आसान शब्दों में समझाऊं, विज्ञान का उपयोग आर्ट या क्राफ्ट को डेवलप करने में जो होता है वो टेक्नोलॉजी कही जाती है। द यूज ऑफ साइंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एनी आर्ट और क्राफ्ट इज नोन एज टेक्नोलॉजी। अब बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो या बड़ी कच्ची परिभाषा इसको समझ सकते हो, लेकिन बड़ी बेसिक सी बात है, इसको समझनी चाहिए कि द यूज ऑफ साइंस in order to develop any art or craft is known as technology। विज्ञान का उपयोग किसी कला या किसी वस्तु के बनाने में जो होती है, जो विज्ञान का उपयोग होता है उसी को टेक्नोलॉजी कह देते हैं। जैसे आप सिंपली ये समझो कि हमें पता है कि करंट, विद्युत क्या होता है, तो विद्युत को समझना साइंस है, लेकिन विद्युत का प्रयोग करना किसी जगह पे वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने ऑप्टिक्स पढ़ा है, प्रकाश पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, लाइट पढ़ी है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो बनाए जा रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है वो हो जा रही है टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिक्स साइंस, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी हो जा रही है। समझ रहे आप?
तो साइंस से ही डेवलप होता है टेक्नोलॉजी। जुड़ी चीज़ें हैं, एक दूसरे की पूरक चीज़ें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसको हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया, ये भी समझने वाली बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया। देखो, सिलेबस में रखे जाने का एक बहुत ही मूलभूत रीज़न है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो एक चीज़ आप जानते होंगे, दैट थिंग इज फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी आप सब जानते होंगे। इस फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर मतलब भारत के हर नागरिक को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच समझ विकसित करनी चाहिए। ठीक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक सोच वैज्ञानिक सोच जो है वह डेवलप करना चाहिए। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, इस पर भी आपके बेसिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी हमारी क्या है, टू डेवलप। अच्छा, पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या, थोड़ी सी बातें इसमें कर लेते। कितने फंडामेंटल ड्यूटी है? देखो, ओरिजिनली 11 थे, 10 थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। अब कितने हो गए हैं? नाउ 10 + 1 टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। ये 11वां जो नया जुड़ा हुआ है, ठीक है, 11वां जो आपका नया जुड़ा है, ये 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब मतलब टोटल कितने हो गए हैं? 11 हो गए। ये अगर आपको देखो कि कहाँ पर है, तो पार्ट 4A के 51A आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है। पार्ट 4A के आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। लिया कहाँ से गया था? यूएसएसआर से। देखा जाए तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ना इसको लाया गया था अमेंडमेंट। और अगर इसके बारे में समझा जाए तो इसको रिकमेंड किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है 11 में से एक क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, उसकी विकसित करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमें क्या चाहिए कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना चाहिए। अब अगर ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ये कह दिया गया है, तो ये हमारे सिलेबस में भी अगर है तो बहुत ही न्यायप्रद है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी था। तो इस कारण से ये हमारे सिलेबस में साइंस एंड टेक पोर्शन को इस तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि साइंस नहीं था, सिलेबस में साइंस तो है ही, टेक्नोलॉजी को भी उसको इस तरीके से रखना ये शो करता है कि भाई होना जरूरी क्यों था हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, जिसमें नहीं भी है उसमें भी डेवलप करने की बात कही गई है। मतलब धीरे धीरे हर भारत का नागरिक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे। तो भाई सिलेबस में तो हमारे होना ही है, तो साइंटिफिक टेम्पर होता क्या है, अगर इस पर चर्चा की जाए थोड़ी सी कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। भाई कमेंट करिए, आप लोग बताइए साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर या टेम्परामेंट?
साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट, करिए कमेंट, मैं देखूंगा आप सबके कमेंट, कमेंट करिए, मैं देखता हूं, मैं ज़रूर देखूंगा आप लोगों का कमेंट कि आप लोग क्या बता रहे हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है। देखिए, एक चीज़ तो आप ये समझिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है। तर्क शक्ति का अनुप्रयोग, तर्क शक्ति का अनुप्रयोग, इंग्लिश में इसको आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। साइंटिफिक टेम्परामेंट में एक बात आप इसको परिभाषा देने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए क्या आप समझा सकते हो? क्या होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट? तर्क शक्ति का अनुप्रयोग, बुद्धि लगाना, तर्क लगाना, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। आप लोग देखते हो कि वनडे एग्जाम्स में आपके रीजनिंग का सिलेबस जोड़ा गया है, तो वो कहीं ना कहीं तर्क शक्ति बताता है, लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे उसका एक पोर्शन है, एक हिस्सा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस नहीं है, सिलेबस है रीजनिंग, तो वहाँ सिर्फ तर्क शक्ति लगानी है, तो एक पोर्शन कवर कर पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा जा सकता है साइंटिफिक टेम्परामेंट में? किसी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो कैसे हम देख सकते हैं? वह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा किसी चीज़ की, आंख मूंद कर विश्वास न करना, आंख मूंद कर विश्वास न करना। नो ब्लाइंड बिलीव्स, नो ब्लाइंड बिलीफ, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, संदेह करना, संदेह करना। आप कहोगे सर संदेह करने की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, क्वेश्चनिंग एंड सस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है कि आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। सस्पेक्ट या संदेह करना किसी चीज़ पर, यह जाहिर करता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। और साइंस में भी तो कहा भी जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके पास। अगर आप एक वैज्ञानिक हो, एक रिसर्चर हो, तो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग आप बार बार खुद से ही क्वेश्चनिंग करोगे, खुद पर ही सस्पेक्ट करोगे, तो ये नॉर्मल चीज़ है। और कोई एक इंसान अगर उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो ये चीज़ दिखे जाती है, क्वेश्चनिंग, सस्पेक्टिंग, प्रश्न पूछेगा, संदेह करेगा। उसके बाद आर्गुइंग, आर्गू करेगा, बहस करेगा, एनालाइज करेगा, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग एनीथिंग, एनालाइज करेगा, आर्गू करेगा, एनालाइज करेगा, अप्लाइंग माइंड कह सकते हैं, माइंड को अप्लाई करेगा, अप्लाइंग माइंड, बुद्धि लगाएगा। और साइंटिफिक टेम्परामेंट में ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिले आपको, डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिले आपको। तो बेसिकली ये साइंटिफिक टेम्परामेंट शो करता है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको।
तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात की। हम लोग सारे सिलेबस को कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पूरे टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन को देखेंगे। टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात चल रही है, दैट इज एआई। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बताइए इसका फुल फॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा। कृत्रिम मेधा हिंदी में इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब लोगों ने जस्टिस बोबडे का नाम सुना ही होगा। जस्टिस बोबडे का नाम सुना होगा। जस्टिस बोबडे ने एक बार अभी कहा था कि एआई के यूज से, एआई के प्रयोग से हम लोग अपनी जो जुडिशरी मशीनरी है, जो न्यायिक हमारी प्रणाली है, जो ये सिस्टम है, जो हमारा ये जुडिशरी मशीनरी है, इसके सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, इसमें गति प्रदान कर सकते हैं, न्याय प्रक्रिया को तेज बना सकते हैं, सुलभ एक्सेसिबल बना सकते हैं। कैसे? एआई के प्रयोग से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस या कोई एक जज बोल रहे हैं इस तरीके की बातों को, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और थोड़ी सी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एआई इन आवर जस्टिस मशीनरी। हमारी जस्टिस मशीनरी में एआई का क्या यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, और उससे हम अपनी जुडिशरी मशीनरी को कौन सी गति प्रदान कर सकते हैं। तो एआई को भी मैं पढ़ाऊँगा आप सबको। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी चर्चा हमने की ही। आप लोगों ने सुना होगा आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 सुना आप लोगों ने? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आदित्य L1 क्या है। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा आदित्य L1 क्या है। हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे। हम लोग के साइंस एंड टेक पोर्शन में ही हम लोग बहुत सारे संस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इसरो, नासा, ऐसे बहुत सारे जो विदेशी संस्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ देसी संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उनके बारे में भी। डीआरडीओ के बारे में हमें ये समझना है। फिर साथ ही साथ हमें पीएसएलवी, जीएसएलवी, डीआरडीओ के जो बहुत सारे आपके मिशन होते हैं, सिस्टम होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, क्रूज, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, जो भी है सारी चीज़ों को हम लोग टेस्ट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और मैं टेस्ट भी लेता रहूँगा आप लोगों का। साथ ही साथ इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड का टेस्ट होता है तो उसमें एक टेस्ट है RT-PCR। तो ये क्या होता है, RT-PCR क्या होता है, RT मतलब क्या होता है, ये सारी बातों पे, एकदम छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जो करंट से रिलेटेड है और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट पोर्शन है उसको भी चर्चा की जाएगी, और हमारा जो साइंटिफिक अप्रोच है वह चेक किया जाता है मेंस में। मेंस में आंसर राइटिंग स्किल में आपको अपने साइंटिफिक अप्रोच को दिखाना पड़ेगा इस सिलेबस के, इस पोर्शन के हिस्से के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें। तो वो कैसे डेवलप किया जाए या उसको आंसर में कैसे दिखाया जाए, इस पर भी चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट था, छोटे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली बातें हुई। इसके जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे, इंट्रोडक्शन के अभी 2 पार्ट और आएंगे, लेकिन उसमें मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इंट्रोडक्शन के अगले पार्ट में मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो थोड़ी बातें करनी होंगी बातें करूँगा, फिर पढ़ाना शुरू कर दूँगा, तो हम टॉपिक शुरू कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन के भी 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, उसको भी देखना मत भूलिएगा और पढ़ते लगातार रहिए आप लोग। और मैं आप सबसे एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी है, तो ज़रूरी ना हो तो आप घर से ना निकलें, और घर से निकलें तो डबल मास्क या मास्क बिना लगाए तो बिल्कुल मत निकलें, और मास्क के साथ प्रोटेक्टेड रहें। और
सोशल डिस्टेंसिंग तो हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहेगी, उसको तो आप लोग मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इसको डे टू डे लाइफ में ले आइए। अब ये इसी के साथ आप लोग चलते रहिए, ठीक हो जाए कोरोना तो भी ऐसे चलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें मेंटेन करके चलिए, पैनिक तो बिल्कुल मत फैलाइए, पॉजिटिव रहिए और लोगों को भी पॉजिटिव रखिए इस आपदा की घड़ी में। आपसे बस हमें यही एक गुजारिश करनी थी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।